बबली की शादी मदनपुर गांव में सुंदर से हुई थी। सुंदर जितना ही सुंदर था, बबली उतनी ही काली थी। सुंदर को अपनी बीवी के काली होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था। बबली की सास कांति बहुत सुंदर थी। बबली जब शादी करके आई थी तो कांति उसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन पड़ोस में रहने वाली शोभा से ये सब देखा नहीं जाता था। जब भी कांति उसे अकेले मिला करती थी, वो कांति के कान भरा करती थी। कांति बहन, तुम आज भी इतनी सुंदर हो। तुम्हारा बेटा इतना गोरा कपिल सुदर्शन है, फिर तुमने सुंदर की शादी इस काली कलूटी से क्यों कर दी? अरे शोभा, तुम भी क्या फालतू की बात कर रही हो? और जब बबली अकेले मिलती तो शोभा उसके भी कान भरा करती थी। अरे बबली, तेरी सास को अपने गोरे होने पर इतना घमंड है कि खुद तो महारानी के जैसे रहती है, और तू काली है तो तेरे को नौकरानी जैसे काम करवाती है। तू गोरी नहीं है तो क्या हुआ? मायके से ढेर सारा दहेज तो लेकर आई ही थी ना। शोभा के कान भरने के परिणाम ये हुआ कि सास बहू में लड़ाई शुरू हो गई। गांव में आज तक कोई मेरे जैसी सुंदर औरत ब्याह कर नहीं आई है। ये तो मेरे बेटे के कर्म ही फूट गए थे कि उसके मत्थे ये काली भैंस पड़ गई। सासू जी, अपनी सुंदरता पर ज्यादा गुमान न करो। ये सुंदरता ना धूप में निकलोगी तो काली पड़ जाएगी, और मैं पूरे दिन भी धूप में खड़ी रहूं ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे। हाँ, तुझे तो मेरी सुंदरता से जलन है ही। तू तो चाहती ही है कि मेरा गोरा चेहरा काला पड़ जाए, लेकिन तू कुछ भी कर ले, मुझे नजर नहीं लगा सकती है तू। मैंने काला टीका लगा रखा है। अरे, आपको तो मेरी जूती भी नजर ना लगाए। देख बहू, जबान संभाल कर बात कर। ये जूते चप्पल की बात ना कर। हाँ। अरे अनपढ़ गवार, 2 अक्षर पढ़ लेती तो तुझे पता होता कि मैं जूते चप्पल की बात नहीं कर रही, मैं मुहावरा बोल रही थी। तेरे काले थोबड़े से मुकाबरा सुहावरा अच्छा नहीं लगता। अरे, मेरा तो चेहरा काला है, आपका तो दिल ही काला है। अब कांति और बबली में हमेशा काले गोरे को लेकर लड़ाई होने लगी थी। एक दिन कांति अपने घर में बैठी थी कि उससे मिलने शोभा आई। कांति ने शोभा को बैठाया और अपनी बहू बबली को शोभा के लिए नाश्ता पानी लाने को कहा। काफी देर हो गई, लेकिन बबली कुछ भी लेकर नहीं आई, जिससे कांति को बहुत तेज गुस्सा आया और वो गुस्से में चिल्लाने लगी। अरे ओ कलमुही, कहाँ मर गई है? घर में एक मेहमान आकर बैठा है, ये नहीं कि उसके लिए चाय नाश्ता लेकर आए। जाने कहाँ मर गई है। तू तो इतनी सुंदर भी नहीं है कि मैं कहूँ कि अपना मेकअप करने में बिजी होगी। अरे कहाँ है तू? मर गई क्या? क्या हुआ माँ जी? गले में बवासीर हो गया है क्या, जो इतना शोर मचा रही हो? आजकल तू बहुत जुबान लड़ा रही है। जाके चाय बना के ला। मैं यहाँ आपकी नौकरानी नहीं आई हूँ। अपने मायके से जितना दहेज लेकर आई हूँ ना, घर की मालकिन बन के रहूंगी, मालकिन। हाँ, आप जाके चाय बनाओ ना, और मेरे लिए भी चाय बनाना, इलायची डाल के। चीनी थोड़ी ज्यादा रखना और चाय पत्ती को सही से उबालना। अगर चाय खराब हुई ना तो आपको दोबारा चाय बना के पिलानी पड़ेगी मुझे। हाँ। कांति, तेरी बहू तो बहुत बदतमीज है, तुम्हारी कोई इज्जत ही नहीं करती। हाँ, आज इस बंदरिया को सबक सिखा कर रहूंगी। लेकिन तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। अरे रहने दो, मैं तो अब जा ही रही थी। चाय फिर कभी पिला देना। अभी जाओ, अपनी बहू के लिए चाय बनाओ। हाँ। रात में जब बबली रोटी बना रही थी तो कांति किचन में पहुंची। कांति का सुबह का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। बहू, ये रोटियां सही से बनाया कर। ये जली कटी रोटियां बनाएगी तो कोई खाएगा ही नहीं। माँ जी, ये रोटियां बिल्कुल सही बनी हैं। रोटियां सेकने के बाद वो हल्की फुल्की लाल तो होंगी ही ना।
अगर इतना भी नहीं पकाया तो रोटियां कच्ची रह जाएंगी। मैंने 25 साल तेरे पति को रोटियां बनाकर खिलाई हैं। मुझे मत सिखा कि रोटी कैसे बनाई जाती है। मैं तेरी सास हूँ, तू मेरी सास बनने की कोशिश मत कर। हाँ, बताए देती हूँ। अरे मेरे तो कर्म ही खराब है ना, इतना सारा दहेज लेकर आने के बाद भी मुझे आप जैसी सास मिली है। हमेशा मुंह नोचने को तैयार रहती हो आप। मैंने तो दहेज में एक फूटी कौड़ी नहीं मांगी थी। तो मना क्यों नहीं कर दिया? आती हुई लक्ष्मी को भला कौन मना करता है। तो जब आपकी शादी हुई तो क्यों नहीं लेकर आई दहेज में लक्ष्मी? मैं तो इतनी सुंदर थी कि मेरी सास ने मुझे देखकर ही कहा कि दुल्हन ही दहेज है। हाँ, देखो जी, ये रोटियां तो ऐसे ही बनती हैं। मैं ऐसे ही बनाऊंगी। गोरी गोरी रोटियां बनाने के चक्कर में रोटियां कच्ची रह जाएंगी। मैं कच्ची रोटी खा लूंगी मगर गोरी रोटी ही खाऊंगी। कच्ची रोटी खाओगी तो लूज मोशन होने लगेगा। कुछ भी हो जाए, मैं गोरी रोटी ही खाऊंगी। हाँ, तो फिर आटा घोल कर ही पी लो ना। मैं जा रही हूँ यहाँ से। हाँ, हाँ। कांति को अब काले चीजों से इतनी चिढ़ हो गई थी कि काली चीज देखते ही वह भड़क जाया करती थी। एक बार उसने किचन में मिट्टी का घड़ा देख लिया। उसने मिट्टी के घड़े को भी पटक कर फोड़ दिया। ये काला घड़ा कौन लेकर आया था मेरे घर में? कांति ये भी भूल गई थी कि मिट्टी का घड़ा भले ही काला हो, लेकिन गर्मियों में पानी को ठंडा रखता है। इधर बबली को गोरी सफेद चीजों से इतनी चिढ़ हो गई कि वो उन्हें देखते ही फेंकने लगती थी। एक दिन कांति ने दही की हांडी फ्रिज में रखी थी और उस पर बबली की नजर पड़ गई। बबली ने तो फ्रिज से दही की हांडी उठाई और जमीन पर पटक दी। आज के बाद अगर कोई घर में सफेद दही लेकर आया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये शलजम बहुत काली है। आज के बाद घर में शलजम नहीं आएगा। ये मूली बहुत सफेद है। आज के बाद मैं मूली के पराठे नहीं बनाऊंगी। ये रसगुल्ला बहुत सफेद है। इसे उठाकर कचरे में फेंक दूंगी। ये गुलाब जामुन बहुत काला है। इसे ले जाकर गाय को खिला दो। ये दही बड़ा कुछ ज्यादा ही सफेद है। इसमें काली मिर्च का पाउडर डालकर पूरा काला कर दो। एक दिन जब बबली किचन में गई तो उसने वहां देखा कि अंडे की एक पूरी ट्रे रखी हुई है। ट्रे के सारे अंडे सफेद थे, सिर्फ एक अंडा काला था। बबली ने सारे सफेद अंडे दीवार पर फेंक फेंक कर फोड़ डाले। एक दिन शोभा कांति के घर गई। कांति बहन, तुम्हारी ये दुर्दशा देखकर मुझे तो बहुत दुख होता है। मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ जिससे तुम अपनी बहू को बहुत अच्छा सबक सिखा सकती हो। हाँ। शोभा ने कांति के कान में फुसफुसाकर कुछ कहा, जिसे सुनकर कांति के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान उभर आई। शाम के समय जब बबली दरवाजे पर खड़ी थी तब उसकी मुलाकात शोभा से हो गई। बबली, तुम्हारी ये परेशानी देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ जाता है। मैं एक उपाय बताती हूँ जिससे तुम अपनी सास को ऐसा सबक सिखा सकती हो कि वो जिंदगी भर तुमसे नहीं उलझेगी। शोभा ने बबली के कान में कुछ कहा और उसके बाद वहां से चली गई। अब मजा आएगा। कल जब ये दोनों लड़ेंगी तो मैं आराम से तमाशा देखूंगी। रात में जब सब सो गए तो कांति चुपके से उठी और किचन में चली गई। उसने आटे का डिब्बा उठाया और किचन के दरवाजे के ऊपर अड़ा कर रख दिया। कल जब मेरी काली बहू जैसे ही किचन का दरवाजा खोलेगी, ये आटा उसके सिर के ऊपर गिरेगा और वो ऊपर से नीचे तक सफेद हो जाएगी। फिर उसका उतरा हुआ मनहूस चेहरा देखकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिलेगा। और कांति वापस जाकर सो गई। उसी रात जब कांति सो रही थी, बबली चुपके से उसके कमरे में गई। बबली अपने साथ कोयले का पाउडर बनाकर लाई थी। बबली ने चुपके से कोयले का सारा पाउडर कांति के चेहरे पर लगा दिया। कोयले के पाउडर से
गोरी चिट्टी कांति काले भूत की तरह दिखने लगी थी। ऐसा करके बबली वहां से चली गई। अगले दिन सुबह सुबह जैसे ही बबली किचन में गई, उसके ऊपर आटे का डब्बा गिर पड़ा। बबली भी नीचे गिर पड़ी। बबली आटे से पूरी तरह नहा गई। सफेद आटे से सनकर बबली सफेद भूत लगने लगी थी। गिरने की आवाज सुनकर कांति, उसके पति और बबली का पति दौड़कर किचन में आए थे। किचन में पहुंचते ही कांति ने देखा कि बबली तो सफेद भूत बनी हुई है और बबली ने देखा कि कांति काला भूत बनी हुई है, तो दोनों की हंसी छूट गई। दोनों को हंसते देखकर उनके पतियों की भी हंसी छूट गई। सभी ठहाके लगाकर हंस पड़े। इधर शोभा झगड़े की आवाज के बदले हंसी की आवाज सुनकर बहुत ही चकराई। वो तुरंत ही कांति के घर देखने आई कि माजरा क्या है। जैसे ही शोभा उनके घर आई, कांति और बबली तुरंत समझ गए कि शोभा ने ही कल हमें ऐसा करने को सिखाया था और अब ये हमारा झगड़ा देखने आई है। उन्हें ये भी समझते देर नहीं लगी कि शोभा ही दोनों के बीच झगड़ा करा रही थी। मार बहू मार, इसका मुंह नोच ले। यही वो घुरल है जो सबके घर में झगड़ा लगाती है। हाँ माँ जी, मैं इसके हाथ पकड़ती हूँ, आप मार के इसकी दांत तोड़ दो। बस फिर क्या था, दोनों सास बहू ने मिलकर शोभा की खूब पिटाई करी। छोड़ो मुझे, माँ, मर गई मैं। लेकिन दोनों सास बहू रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जैसे तैसे शोभा अपनी जान बचाकर भाग खड़ी हुई। इसके बाद कांति और बबली को समझ आ गया था कि काला या गोरा कुछ मायने नहीं रखता है। मायने रखता है तो सिर्फ आपस का प्यार और घर के अंदर की खुशी। इसके बाद दोनों सास बहू फिर से प्यार से रहने लगे।